नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप चंद हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कीर्ति कैंपस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि पूर्व की कक्षा में हमने कल पढ़ा था, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उस पर चर्चा करी थी और उससे पूर्व में भी कुछ हमने किसी का मनन किया था और मनन था विद्यादायिनी सरस्वती माता का। तो हम फिर प्रार्थना करेंगे पूर्व की कक्षा की भांति। प्रतिदिन हमें देवी स्वरूप माता सरस्वती को प्रणाम करना है और अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। तो श्लोक को एक बार सुमिरन करेंगे, उसके बाद अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे बसत्वं मम जीवाग्रहे सर्व विद्या प्रदा भव। ओम शांति। पूर्व की भांति कल हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि मातृभाषा, उससे पहले राष्ट्रभाषा पढ़ा। राष्ट्रभाषा के बाद हमने राजभाषा पे चर्चा करी। राजभाषा के बाद हमने परिनिष्ठित भाषा क्या थी, संपर्क भाषा क्या थी, ये सब पूर्व में हम लोग कल अध्ययन कर चुके थे। जैसा कि देखा था राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या थी, संविधान में राजभाषा का दर्जा क्या था, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका प्रमाण क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्यों नहीं है, राजभाषा है तो क्यों है, ये सारी चर्चा हम लोग विगत कल कर चुके हैं। नोट्स भी बनाए होंगे आपने। संपर्क भाषा क्या थी ये भी कल हमने पढ़ा था। संपर्क भाषा हमारी क्या है ये भी हमने पढ़ा था कल। संपर्क भाषा के विषय में जानकारी कर ली, मातृभाषा के विषय में जानकारी कर ली, परिनिष्ठित भाषा के विषय में भी बहुत अच्छी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब हमारा काम क्या है आगे की क्लास में कि जो भाषा के रूप हुए, भाषा के रूप में अब हमें क्या पढ़ना है, हिंदी को जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी से संबंधित भाषा के। हिंदी को राजभाषा का दर्जा, जैसा कि आपने कल मैंने वर्बली बताया था, आज आप उसको आराम से देखेंगे, नोट कर लेंगे। जी देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में संविधान के अनुच्छेद 343 भाग की बात करें तो 17 का, और जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका था, हो सकता फर्स्ट आ जाए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है इंग्लिश का ए आ जाए, ये भी आ सकते हैं। तो ये और ये एक ही बात है। का मतलब व्यंजन का प्रथम, आ स्वर का प्रथम, ए रोमन अंक में प्रथम आ जाएगा, रोमन में, है ना, ए भी जो हमारा अल्फाबेट है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से चलेगा। मैं दिया गया। दूसरा क्या लिखा था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसीलिए 14 सितंबर, क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया बच्चों। तीसरे पॉइंट की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये रहा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और हो सकता है कि हिंदी दिवस भी लिख के आ जाए या राष्ट्रीय हिंदी आ जाए, एक ही बात है। लेकिन अगर वो कहेगा तो बच्चा यहां भ्रमित होगा, बोले विश्व हिंदी दिवस, या इसी में अगर लिख के आएगा अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस,
विश्व लिख के आ जाए या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस आ जाए, एक ही बात होगी। ये आपका 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता। क्यों मनाया जाता 10 जनवरी को? कारण क्या है? 10 जनवरी का कारण है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए, इसको नोट करेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी कुल विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुए हैं वो हो चुके हैं 12, जिसमें जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो हुआ है आपका फरवरी में। फरवरी, लेकिन फरवरी कौन सी? 2023। फरवरी 2023 फिजी देश में हुआ। फिजी देश कौन सा है? फिजी। और फिजी में एक शहर है नाडी जगह है, वहां पर ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। टोटल 12 हो चुके, लेकिन यहां पर 10 जनवरी क्यों है? इसका कारण यह है कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 से 12 जनवरी 1975 में और स्थान नागपुर। कब हुआ? नागपुर। ये कहां पड़ता है? नागपुर पड़ता कहां बच्चों? ये पड़ता है महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र, भारत के प्रांत, महाराष्ट्र प्रांत के नागपुर में 10 से 12 जनवरी को 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन प्रारंभ हुआ। और कहां हुआ? नागपुर में हुआ। कब हुआ? 1975 में। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस बच्चों हम लोग मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहीं पे एक सूक्ष्म परिचय दे दें बच्चों कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उनका महत्व क्या है। विश्व हिंदी सम्मेलनों का महत्व क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों हुए? तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला 1975 में हुआ। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि भारत की जो भाषा है हिंदी, इसको विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस भाषा का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर होना चाहिए। अन्य देश भी इस भाषा के विषय में जाने, अपनाए भी। ये मुख्य उद्देश्य था, हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, विश्व स्तर पर हिंदी अपनी पहचान बना ले। इस निमित्त इस भाषा का इस सम्मेलन में महत्व रखा गया। इसमें कई विदेशी, कई प्रांत के, कई देशों के लोग जो भाषाविद होते हैं, जिसको जो हिंदी के विषय में जो हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी प्रेमी कह सकते हैं, तो चाहे विदेशी हो चाहे देश के हो, कई विद्वान, कई भाषाविद इसमें शामिल होते हैं और अपने अपने विचार इसमें इन सम्मेलन में आके रखते हैं। कई नए शब्द भी आते हैं, कई नए विचार आते हैं कि हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान कैसे दिलाना है। यानी यूएनओ में हिंदी को शामिल कराना भी एक उद्देश्य है। यह काम है इसका। दूसरी बात, ये तो हो गया विश्व हिंदी सम्मेलन का महत्व। धीरे धीरे अभी जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 1975 पहला हुआ, दूसरा हुआ 1976 में। 1976 में हुआ पोर्ट लुई, मॉरिशस के पोर्ट लुई में हो गया। तो ये
इसने पहचान अपने ही देश में नहीं बनानी है, अन्य देशों में भी हिंदी की पहचान बने, इस स्तर पर काम करना है। और इन सम्मेलनों का महत्व भी बच्चों वही है कि हिंदी को बढ़ावा मिले। इसीलिए ये 10 जनवरी को पहला हो गया। और अभी वर्तमान की बात करें, यहीं से प्रश्न बनते हैं, बाकी के मैं डिटेल से विश्व हिंदी सम्मेलन आपको क्लियर कराऊंगा, 1 से लेके जो अभी तक 12 हो गए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें बिंदु की, जो हिंदी की लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। इसके अतिरिक्त हिंदी की लिपि बच्चों संस्कृत भाषा भी देवनागरी में आती है, मराठी भी देवनागरी में है, नेपाली भी देवनागरी में है। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात, क्या महत्वपूर्ण बात यह है, जो पंजाबी के जो शब्द हैं, पंजाबी तो गुरुमुखी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, लेकिन पंजाबी की गुरुमुखी के जो शब्द हैं उसमें भी देवनागरी लिपि के शब्द शामिल हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। पंजाबी नहीं है गुरुमुखी, वो देवनागरी नहीं है, लेकिन उसमें जो शब्द शामिल है वो कहीं ना कहीं देवनागरी के भी शामिल है। तो मुख्य रूप से संस्कृत, मराठी और नेपाली और हिंदी, ये आपकी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। अब लिपि क्या होती है, सबसे पहले इसको भी सुन लो भैया। लिपि क्या है? लिपि का मतलब इंग्लिश में होता है स्क्रिप्ट। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। लिपि का मतलब यह है, साधारण भाषा में समझे, कि लिपि कोई भाषा नहीं है, लिपि सिर्फ और सिर्फ संकेत मात्र है, संकेत मात्र है। और ये संकेत कब? जब मानव मुख से निर्गत ध्वनि को किसी पृष्ठ पर अंकित किया गया तो हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, और हमें जब चिन्हों की आवश्यकता पड़ी तो हमारे विद्वानों ने कुछ चिन्ह लिए, जिस चिन्ह से, जैसे किसी के मुख से आ ध्वनि आई तो ये मानव मुख से निर्गत जो ध्वनि है आ, ये हमारा एक लिपि के अंतर्गत ये चिन्ह हो गया। ये चिन्ह है, ये ध्वनिया ही चिन्ह है। आ, ई, उ, ये सब क्या है बच्चों? ये चिन्ह है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में ये चिन्ह आ गए, इसीलिए ये चिन्ह ही लिपि है अपने आप। ऐसे ही रोमन लिपि की बात कर लो, रोमन के भी कुछ चिन्ह है। अब हर भाषा के अपने एक लिपि होती है, उसमें जो अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट चलते हैं ए बी सी डी, ये किस तहत है? ये रोमन लिपि, रोमन स्क्रिप्ट के तहत लिखे जाते हैं। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि का महत्व क्या है? लिपि का महत्व है संकेत। हमें हमारी ध्वनि को जिस रूप में अंकित किया जाए, जिससे शब्द बने और शब्द से वाक्य बने। शब्द से वैसे तो पद बनता है, शब्द से पद, पद से वाक्यांश और वाक्यांश से कंप्लीट वाक्य बने, कंप्लीट वाक्य बने, और वाक्य से हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करें, तो वो क्या बन गई? वो एक भाषा बन गई। इसीलिए लिपि सबसे प्रारंभिक स्तर है हमारी भाषा का, देखा जाए तो। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण ये आ गई कि देवनागरी लिपि जो है, जो इसका लेखन होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब हम बाएं से लिखते हैं और दाईं ओर लिखते हैं, बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है इसे। बाकी की, जैसे अगर उर्दू की बात करें, उर्दू की बात करें तो उर्दू किधर लिखी जाती है? दाएं से बाएं चलती है। और देवनागरी लिपि जो हिंदी है वो बाएं से बच्चों दाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इतना आप पहले करेंगे नोट, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अगर कलम साथ में है तो निश्चित रूप से वो कलम ही क्रांति का रूप लेगी, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में आपके ऐसे ही बने रहेंगे
तो कोशिश ये करिए कि आप अपने कॉपी और कलम साथ रखें, जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उनको नोट अवश्य करें। स्क्रीनशॉट से क्या होता, कुछ आलसी प्रवृत्ति के होते हैं बच्चे, जो वो क्या करते हैं, या तो मोबाइल से फोटो खींचेंगे या स्क्रीनशॉट लेके बस पड़े रहेंगे, वो लिखना ना पड़े। तो लेखनी से किसी ने कहा है कि लेखनी जब चलती है तो लेखनी से हमारे मस्तिष्क में प्रभाव होता है, तो हम ज्यादा सीखते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो चीज फिट होती है, और जब हम देखते हैं तो उतना फिट नहीं हो पाती। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आधुनिकता के तौर पर जी तो रहे हैं, आधुनिक जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन इतने आधुनिक ना हो जाएं कि हमें अभी रोटी खाते हैं, तोड़ते हैं, और ऐसा समय आ जाएगा कि रोटी कुछ दिन बाद मुझे लगता है माहौल बनेगा कि रोटी अपने आप करोगे, रोटी गप से मुंह में आ जाएगी ऐसा लगता है। तो ये आधुनिकता मुझे लगता आने वाली है। तो ये क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हमें आलसी बना रही है, और आलसी जो होता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। तो कहा है कि अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, और अविधस्य कुतो अधनस्य कुतो नहीं, अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी कहने का तात्पर्य, आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती, जो आलसी होगा उसे विद्या कहां प्राप्त होगी, वो तो लेट जाएगा, बोले हाँ ठीक है कल पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन मिल ही नहीं सकता, ज्ञान नहीं है तो धन कहां से मिलेगा, और जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र भी नहीं मिलते। मित्र का मतलब उसके हितैषी कम होंगे, वो कह रहे यार इस पे तो कुछ है ही नहीं। और जिसके पास धन नहीं उसके मित्र नहीं, और जिसके पास मित्र नहीं, सहयोगी नहीं, उसको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। भाई हम भी चाहते हैं कि पढ़ जाए, बच्चे पढ़े, बच्चे चाहते हैं कि हम अधिकारी बन जाए, क्यों, विद्या प्राप्त करके अधिकारी बनना है। और अधिकारी बनोगे तो लक्ष्मी जी कहते हैं, सरस्वती को जिसने सुमिरन कर लिया, सरस्वती जिसके पास आ गई, सरस्वती का आशीर्वाद जिसको मिल गया, लक्ष्मी जी आराम से धीरे धीरे उनके पास आ ही जाते हैं। तो पहले सरस्वती सुमिर लो, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली आएंगे। तो लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी बात बनेगी। आगे के बिंदु पे चर्चा कर ले। बिंदु आगे के क्या थे बच्चों, ये ध्वनि, देखिए वही रूप जो मैं अभी बता चुका कि ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वही क्या है बच्चा, वही लिपि कहलाती है। अधिकतर भाषाओं का विकास अगर हम बात करें, ये लिपि भी कहां से आई है, तो अधिकतर भाषाएं जो भारत में प्रचलित हैं वो ब्राह्मी लिपि, प्राचीन लिपि भारत की ब्राह्मी लिपि से आई है, उनका जन्म हुआ है। ब्राह्मी लिपि की अगर बात कर लें तो ब्राह्मी लिपि दो भागों में विभाजित की गई बेटा। कितने भाग, दो भागों में विभाजित की गई। एक बेटा दक्षिणी शैली की हुई, दो खंड इसके, एक हुआ उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली उत्तरी शैली। लेकिन हमारी जो हिंदी है वो कहां आई, उत्तरी शैली में समाहित है। हिंदी हमारी यहां है, एक मोटा मोटा समझ लो। दक्षिणी में क्या है, जो दक्षिण की भाषाएं आ गई, जैसे तमिल, तेलुगु, ये मलयालम, ये जो चली गई वो इसमें आ गई। लेकिन हमें कहां से मतलब है, हमारा उत्तरी। पूछ लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि उत्तरी शैली से किस लिपि से हुआ, तो ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली, उत्तरी शैली से फिर उसके बाद उत्तरी शैली का ही नाम देख कह सकते हैं परिवर्तित हुआ, तो उसको गुप्त लिपि, गुप्त काल में चली गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि परिवर्तित होकर कहाँ आई, कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि तत्पश्चात कहाँ पहुंचे, देवनागरी। ये देवनागरी, तो इसका संबंध डायरेक्ट इससे हुआ। अगर प्रश्न बने कि देवनागरी का उद्भव कहाँ है, तो ऑप्शन अगर दिख जाए ये चारों, तब आपका उत्तर सटीक वाला ही तो होगा।
कहा? कुटिल लिपि। तो देवनागरी लिपि का ये एक चरण है। देवनागरी लिपि जहां से आई वो रूट बना। पहले क्या? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपि, कई लिपियों का समागम यही है और फेमस लिपि हुई ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की जैसा कि आपने इसमें पॉइंट के रूप में देखा, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक हुई दक्षिणी शैली आ गई और दूसरी आ गई उत्तरी शैली। उत्तरी शैली में हम लोग कहां पहुंचे? उत्तरी शैली के बाद हम लोग गुप्त लिपि पे आ गए। गुप्त लिपि, उत्तरी शैली के तहत गुप्त लिपि आई। अरे ये चलता ही नहीं है। गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि के पश्चात कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के पश्चात कहां आए? देवनागरी पे चले आए। ये एक रूट बना, ये रूट बन गया बच्चों। इसको साफ करें तब स्पष्ट दिखेगा। हालांकि ये पॉइंट के रूप में सादा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चित्रण से समझेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहेगा। उसके बाद अगले बिंदु पे देखें क्या है, चर्चा करते हैं। पंजाबी की भी भैया इनको भी पढ़ लो थोड़ा सा। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी लिपि है, ये अंतर्गत इसमें आएगी। उर्दू की फारसी लिपि के अंतर्गत आती है उर्दू। और बात हुई अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी मतलब इटली की, स्पेनिश, ये सारी की सारी इनका केंद्र बिंदु क्या है? इनका केंद्र बिंदु बच्चों रोमन है। क्या है? रोमन है। तो रूसी भाषा की अगर बात करें तो ये सिरिलिक लिपि के अंतर्गत आती है। सिरिलिक लिपि के अंतर्गत रूसी आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य बिंदु हो गए। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए प्यारे, इनका भी ले लो भैया स्क्रीनशॉट, और नोट तो करते रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो कमेंट बॉक्स में इतना और लिखिएगा कि नोट कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं देखूंगा कमेंट कि क्या आप लोग नोट कर रहे हो कि टीपा टापी वाला बस स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, एक बार आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आइए अब बात करते हैं विश्व में लगभग भाषाओं की। तो प्यारे बच्चों, विश्व में लगभग भाषाओं की अगर हम बात करें तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से अपनी प्यारी हिंदी, ममतामयी हिंदी का स्थान भी है। 3000 भाषाएं लगभग है, अप्रोक्स। उसमें से अपनी ममतामयी हिंदी, प्रेममयी हिंदी भी शामिल है। भारत की बात करें तो भारत में प्रमुख 4 भाषा परिवार हैं। पूरे विश्व की बात कर ले, पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार बताए जाते हैं। 13 भाषा परिवार, इनको भी नोट कर लीजिए। 13 भाषा परिवार पूरे विश्व में, लेकिन उन 13 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार अपने भारत में माने जाते हैं। परिवार बन गए, भाषा के परिवार, जो एक जैसी भाषाएं हैं, जिनको एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है। एक जैसे शब्द जिन भाषा में प्रयोग होते हैं उनको लगभग लगभग परिवार के रूप में बांध दिया कि भैया दक्षिण कुल की ये हो गई है ना, उत्तरी कुल की ये हो गई, इस तरीके से। तो ये 4 भाषा परिवार भारत में, ये केवीएस में प्रश्न आ चुका है। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय समिति परीक्षा में ये प्रश्न आया कि भारत में भाषा परिवारों की संख्या कितनी? तो कितनी है? 4 है, जिसमें पहला भाषा परिवार है भारोपीय, दूसरा परिवार है द्रविड़, तीसरा परिवार है ऑस्ट्रिक या आग्नेय कह देते हैं, और चौथा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी भी कह देते हैं। कहीं कहीं लिखा होगा तिब्बत वर्मी।
तिब्बत वर्मी, तिब्बत वर्मी, ठीक है, तिब्बत वर्मी परिवार भी कह देते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा हिंदी कहाँ है शामिल? भारोपीय। भारोपीय का मतलब ये दो शब्दों का योग है, भारत और यूरोप। भैया यूरोप और भारत का जो संबंध है वो वर्षों पुराना है। भारत और यूरोप, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडो यूरोप। हम तो इंग्लिश भी हिंदी तरीके से लिख देते हैं, और होना भी चाहिए। भाषा हमारी हिंदी है तो हम क्यों ना इंग्लिश को भी हिंदी में लिखें। इंडो यूरोपीय, इंडो यूरोपीय जो है इंग्लिश में भी पेपर में आ सकता है कि भारोपीय, यानी इंडो यूरोपीय है वो क्या है? तो इंडो यूरोपीय एक भाषा परिवार है, इसी में अपनी हिंदी शामिल है। इसके खंड करेंगे अभी हम लोग, बहुत बृहद रूप से इसको पढ़ने वाले हैं। द्रविड़ कुल की भाषाएं अलग हो जाएंगी, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसमें ऑस्ट्रिक आपकी कह सकते हैं बोडो वगैरह जो भाषाएं आती हैं वो आ जाएंगी। चीनी तिब्बती में आपकी चीनी और तिब्बती से संबंधित भाषाएं आ जाएंगी। हमारा काम कहाँ है? हमारा है इंडो यूरोप से, ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पुनः मिलेंगे। और तब तक आशा है कि आप तो लोग ये सारे बिंदु तैयार करेंगे, सारे बिंदु तैयार करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें जवाब भी देंगे, बोले सर हमने बिंदु तैयार किए हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और कल फिर हम लोग एक नए ऊर्जा के साथ नए बिंदुओं पर आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।